ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो कौन बताएगा मुझे फटाफट से, हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? नो वन? याद नहीं किसी को भी क्या पढ़ा था हमने कल? हेलो, याद है कि नहीं? यस मैम। बताइए। हमने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कल की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने जाना था राजेंद्र प्रसाद जी का जो झुकाव है वो कैसे देशभक्ति की ओर हुआ ना। उनके अंदर देशभक्ति की भावना किसने जगाई? मैम उनके बड़े भाई ने। उनके बड़े भाई। यस। उसके बाद से उन्होंने अपना जो ध्यान था, उनका मोस्ट ऑफ जो ध्यान था वो किसकी ओर लगा रहता था? अपने देश को आजाद करवाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में। फिर एक बार वो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तो उन्होंने उसे राय दी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन है, उसमें आप शामिल हो जाइए। लेकिन क्या वो उसमें शामिल हो पाए? क्या वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वह अपने घर के सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर नहीं डालना चाहते थे, इसलिए। यस, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के, अपने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो अपने अकेले बड़े भाई के कंधों पर नहीं डालना चाहते। क्योंकि अगर वे संगठन में शामिल हो जाते तो उनका ध्यान जो था उनकी फैमिली से हट जाना था। उनको वो पूरा जो अपना कंसंट्रेशन, अपना पूरी सहभागिता, अपना पूरा सहयोग जो था वो संगठन को ही देना पड़ना था, जिस वजह से उन्होंने इस बात को छोड़ दिया कि मैं किसी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन उस बात का उन्हें काफी समय तक दुख रहा कि वो उस संगठन में शामिल नहीं हो पाए, अपना योगदान जो है मातृभूमि को आजाद करवाने में नहीं दे पाए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा क्या कोशिश करी कि जितनी भी मूवमेंट चलाई जाती थी गांधी जी के द्वारा, तो वो हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते ही थे। इसी में से एक मूवमेंट थी स्वदेशी बचाओ और बहिष्कार आंदोलन, है ना। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था कि नहीं? तो उसमें क्या था, उस आंदोलन में क्या करना था उन लोगों को? क्या कर रहे थे लोग उसमें? उन आंदोलन में हमें स्वदेशी चीजें अपनानी थी और विदेशी चीजें छोड़नी थी। हाँ, विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हुए उनकी होली जलानी थी। उनको अपने घरों से निकाल कर लोग जो थे उसकी होली जला रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र बाबू ने अपने घर में जाकर देखा तो उन्हें अपने पास एक भी विदेशी वस्तु नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी उनके पास कोई भी विदेशी वस्तु? क्या कारण था कि उनके पास एक भी विदेशी? वो स्वदेशी थे। क्योंकि वो उनका झुकाव, यस, उनका झुकाव जो था वो निश्चित तौर पर स्वदेशी वस्तुओं की ओर ही हमेशा। यस बेटा, वो स्वदेशी को ही अपनाते थे और विदेशी चीजों को इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे। एक भी विदेशी वस्तु जो थी उनके पास जलाने के लिए उन्हें नहीं मिल पाई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया? चंपारण आंदोलन था, फिर नमक आंदोलन था, जो कि मतलब जिसका पूरा कार्यभार जो था, हाँ, नमक आंदोलन का पूरा कार्यभार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो थी अपने ऊपर ले ली थी, जिस कारण और विदेशों ने उन्हें जेल में डाल दिया 7 साल की सजा सुना के। यस, 6 महीने की, 7 साल नहीं बेटा, 6 महीने की। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था उसी का आंदोलन में और एक और उन्होंने मूवमेंट जिसके पूरा कार्यभार उन्होंने अपने ऊपर लिया था, जिसमें वो अरेस्ट कर लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूरे 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। 1914 में बाढ़ आई थी, पता है कहाँ आई थी बाढ़? बाढ़ कहाँ आई थी?
कौन कौन से देश जिले थे जहाँ पे बाढ़ आई थी? बिहार और मैम जीरादेई में। अरे बाढ़ बेटा, बाढ़ की बात कर रही हूँ। बंगाल और बिहार में बाढ़ आई थी कि नहीं आई थी? हाँ मैम, यस मैम। पेज नंबर 44 पे है लास्ट में ये। यस मैम। तो उन्होंने क्या किया उस बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए? क्या सेवा करते थे वो वहां पर? उन बाढ़ग्रस्त लोगों को भोजन, कपड़े देते थे, भोजन और कपड़ा बांटते थे। यस, दिन रात एक कर दिया उन्होंने, यानी ना दिन देखा ना रात। उन्होंने बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए अपना दिन रात एक करते हुए उनके बीच भोजन और कपड़ा बांटने की जो काम था उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बहुत अच्छे से निभाई। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे कार्य किए, बहुत से ऐसे सामाजिक कर्तव्य किए, सामाजिक कार्य किए जिसके लिए उनकी सराहना वंदनीय है, जिसके लिए उनके योगदान के लिए हम उनका वंदन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा सहयोग जो है वो समाज सुधार के लिए किया। और जब जब उनकी जरूरत देश को पड़ी तो उन्होंने अपना पूरा सहयोग अपने देश के लिए दिया, अपना पूरा समय अपने देश को दिया, उसकी दिन रात सेवा करने में और उसे आजाद करवाने में अपना पूरा सहयोग दिया। और उन्हीं दिनों में 1934 में क्या घटना घटी उनके साथ? 1934 को एक बहुत बड़ी घटना घटी उनके साथ। क्या घटना थी वो? जिसने उन्हें हृदयाघात पहुंचा दिया, बहुत गहरी चोट लगी थी उन्हें। कुसुम, माई स्क्रीन इज विजिबल ओनली बेटा। उनके भाई की मृत्यु हो गई। कौन से सन में? 1900। कौन से सन में? 1900। नहीं याद की है, देख लो अभी तक। आपको नहीं लगता ये जरूरी है आपके लिए? 1900 मैम 1934। बेटा कौन बोलेगा? क्या नंबर है वो हिंदी में? 1934 मैम। 1934। यस यस, 1934 में उनके बड़े भाई की मृत्यु होगी जिससे उन्हें बहुत गहरा आघात लगा, बहुत गहरी चोट उन्हें पहुंची। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और जैसे अपने देश की सेवा वो करते चले आ रहे थे, ठीक वैसे ही वो वापस अपने देश की सेवा में लग गए। सन 1939 से 1947 तक का जितना भी कार्यकाल था उसमें उन्होंने जितने भी कामकाज किए, अपने देश के लिए जो सहयोग दिया, जो योगदान दिया, वो सारा बहुत अधिक उल्लेखनीय है। जानी उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम जो थे अपने देश के लिए किए थे, जिनको विशेष रूप से वहां पर बताया जाता है। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपने देश के लिए बहुत अधिक सहयोग किया, बहुत अधिक योगदान दिया भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। ठीक है। और उसी तरह से जैसे जैसे भारत जो था स्वशासन यानी आजादी की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या होने लगा? अंग्रेजों का अत्याचार जो था वो और अधिक बढ़ने लगा। और जाते जाते उन्होंने एक काम किया। क्या काम था वो? अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले क्या काम कर दिया इंडिया में? भारत के दो टुकड़े कर दिया। यस यस, भारत के दो टुकड़े करके उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। एक बन गया भारत, दूसरा बन गया पाकिस्तान। और इसी बीच जीरादेई में ऐसे दंगे भड़के, यस यस यस, जीरादेई में ऐसे दंगे भड़के कि वहां पे हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरा मतलब मतभेद हो गया और लोगों में आपसी लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत दंगा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये दुख जो था वो राजेंद्र बाबू जी को बहुत गहरा लगा था। चलो मनाते थे, आज बोला आज कुंची नदियां बाहर है ऐसा। यस यस यस, वही लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले थे, एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शुरू से ही कर रही मैं शुरू यहाँ पे ना।
स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ा रहा था, विदेशी शासकों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची, वह थी जीरादेई में भड़के दंगे। यह विभाजन की विडंबना थी जिससे फसाद ने स्वयं ही जन्म ले लिया। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक रहा था। वहां दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे, मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे, पर अब वही स्थान जल रहा था। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर आगे कदम बढ़ा रहा था, आजादी की ओर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वहां पे अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो भारतीयों के ऊपर और अधिक बढ़ रहा था। और उसी बीच एक बहुत गहरा आघात, एक बहुत गहरी चोट जो थी फिर से राजेंद्र बाबू जी के ऊपर पड़ी, वो थी जीरादेई में भड़के दंगे। और ये जीरादेई वही स्थान था जहां पर राजेंद्र बाबू जी का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थली थी उनकी। ये विभाजन की विडंबना थी। विभाजन यानी क्या था विभाजन? डिस्ट्रीब्यूट करना, मैम अलग करना देश का। यस, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यस। तो ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन की विडंबना बोले या फिर जिससे फसाद ने अपने आप से ही जन्म लिया। फसाद मतलब मुसीबत, ये जो पूरा मुश्किलें आ गई थी, ये जो कठिनाइयां आ गई थी कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना शुरू हो गए, इस सब के फसाद की एक ही जड़ थी, वो थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत और पाकिस्तान के भारत के दो टुकड़े होना, एक का भारत बनना, दूसरे का पाकिस्तान। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था। सौहार्द यानी सौहार्द क्या होता है इसका मतलब? शांति, आपसी प्रेम और भाईचारा। ठीक है, आपसी प्रेम और भाईचारा किसके बीच? हिंदू और मुसलमान के बीच। यस, हिंदू और मुसलमान के बीच जो आपसी प्रेम और भाईचारा था, जिस जन्म स्थान पर, जिस जीरादेई में हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्यार भरे ढंग से रहते थे, वहां दोनों समुदायों द्वारा यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते। यानी मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार मनाते थे और हिंदू मुस्लिमों के साथ मिलकर उनके त्योहार जैसे अपने त्योहारों थे ठीक वैसे ही मनाते थे। कोई भी त्योहार आता, भले वो हिंदू का हो या मुसलमान का, वो दोनों समुदाय, दोनों संगठन जो थे मिलकर ही मनाते थे। फिर चाहे वो दिवाली के दीपक जलाना हो या फिर मुहर्रम पर ताजिए निकालना हो। ताजिए पता है आपको क्या होता है? ताजिए पता है? ताजिए पता है बेटा? ये सुनो, नो मैम। एक लाइक का वो शो नहीं, और ये रोड पे नहीं जाते वो लोग अपने स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर डाल के, और ये क्या बोलते हैं आप उसको? मुस्लिम लोगों का जब ये मुहर्रम का त्योहार आता है, और आपने देखा होगा मौरबी में मैंने देखा है, वो रोड पे जाते अपने मतलब पूरे मुस्लिम लोग इकट्ठे होके एक गाड़ी में स्पीकर और बहुत बड़े बड़े वूफर लगाए हुए होते हैं और वो लोग निकल रहे होते हैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ में। वो होता है ताजिया, जुलूस, जिसको जुलूस बोलते हैं। मोचा जुलूस बोलते हैं एक तरह। पर अब वही स्थान जल रहा था। अब क्या हो रहा था? अब वही स्थान जो था जल रहा था, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम जो है आपस में इतना ज्यादा फसाद कर रहे थे, इतना ज्यादा दंगा कर रहे थे कि वहां पर जगह जगह आग ही आग लगा। मतलब जब दंगा फसाद किया जाता है तो मोस्ट ऑफ या तो एक दूसरे को मारा काटा जाता है, और साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। तो जगह जगह आग जल रही थी, जगह जगह अब जो जगह जगह के स्थान जो थे वो अब जल रहे थे। वे बुरी तरह आहत हुए। कौन हुए बुरी तरह आहत? आहत यानी घायल। आहत का एक अर्थ होता है घायल।
लेकिन यहाँ पे कौन घायल हुआ? वे बुरी तरह आहत हुए। किसके बारे में बोला जा रहा होगा? मैम ये राजेंद्र प्रसाद। यस, राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीरादेई में हमेशा से ही देखा था कि हिंदू मुस्लिम जो थे बड़े प्रेम और भाईचारे से साथ में मिलजुल कर ही रहते थे। लेकिन जब इस तरह से दंगे फसाद और इतने बड़े दंगे की जो उन्हें बात पता चली कि जीरादेई में दंगे भड़क चुके हैं और इतनी बुरी तरह से भड़क चुके हैं, तो ये एक बात जो थी उनके ऊपर गहरा आघात थी, गहरी चोट थी, जिसे उन्हें अंदर तक मिलाकर रख दिया, घायल कर दिया। अब किसी बात का जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, मान लो किसी बात को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, जब वही बात हो जाती है तो हम कैसे मतलब दुखी हो जाते हैं, बहुत अंदर तक टूट जाते हैं। ठीक वैसी स्थिति अब राजेंद्र बाबूजी की हो चुकी थी। उन्होंने वहां के समस्त लोगों से अपील की। अपील यानी, अपील का मतलब मैम मीन्स हाथ जोड़ के उनसे विनती करना। विनती या प्रार्थना। यस, वेरी गुड, विनती या प्रार्थना। ठीक है, तो उन्होंने वहां के जितने भी लोग थे, समस्त यानी सभी, समस्त यानी सभी, तो उन्होंने जीरादेई के सभी लोगों से हाथ जोड़कर वंदना की, हाथ जोड़कर बार बार विनती की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं। माना कि दोनों के विचार अलग अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का धर्म अलग है, दोनों के विचार अलग हैं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं। कदापि मतलब, कदापि का क्या अर्थ होता है बेटा? मीन्स कदापि कभी नहीं है। यस, कदापि यानी नहीं है। यस, कदापि यानी कभी नहीं। कदापि का अर्थ होता है कभी नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये कभी भी नहीं बनता कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें, एक दूसरे का खून बहा दें, यानी एक दूसरे को मार काट डालें। अंततः सारे प्रयत्न विफल रहे। अंततः मतलब अंततः, अंत में। यस यस, अंत में या एट लास्ट। अंत में सारे प्रयत्न, उन्होंने जितने भी प्रयास किए, जितने भी उन्होंने कोशिशें की थी, वो सारी विफल हो गई, वो उसमें असफल हो गए। उन्हें मनाने में, उन्हें समझाने में वो असफल हो गए। कोई उनकी बात को नहीं माना, कोई भी उनकी बात को नहीं सुन रहा था, और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हो गया। अखंड किसे कहा जाता है बेटा? अखंड किसे कहा जाता है? शांति, शांति में बेटा शब्दार्थ से देख लो। खंड, अ का अर्थ होता है ना, बिना, ठीक है, अ का अर्थ होता है, और खंड जिसके खंड नहीं हो सकते, जो खंडित नहीं हो सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये भारत जो था अखंड भारत था, एक जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर एक बनकर ही रहते थे। लेकिन अब वो अखंड भारत का जो सपना था वो अब खंडित हो चुका था, वो टूट चुका था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, क्योंकि एक टुकड़ा बन गया भारत, दूसरा टुकड़ा बन गया पाकिस्तान। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। लेकिन ये सब होता रहा, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन फिर भी 15 अगस्त 1947 को भारत का अपना संविधान बन गया। भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गया। भारत अब एक आजाद स्वतंत्र भारत बन गया। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। उससे पहले 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन उससे भी पहले 1946 को संविधान सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारा संविधान रखा गया कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। अब कोई भी देश होगा उसको अपना कानून, अपना जो ये बोलते हैं सत्ता, अपना राज्य चलाने के लिए, यस, उसको अपना कानून चाहिए होता है ना, तो उसी तरह से वो संविधान कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व उन्हें सौंपा गया था, जिसमें उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया था 1946 में। किसका? देश के संविधान, यस, संविधान सभा कमेटी का, ठीक है। जब
1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना, जब रिपब्लिक बना भारत जो है 1950 में रिपब्लिक बने ना, भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। यस मैम, जब 1950 में। यस, भारत जब रिपब्लिक बना तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये सर्वसम्मति क्या होता है बेटा? सर्वसम्मति मैम इज्जत से मैम ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, सबका ग्रुप। नो, अरे इन शब्दों को तोड़ के देखो, सर्व अलग शब्द, सभी की सम्मति। यस, सभी की सहमति से। सर्व यानी सभी, सम्मति मतलब सहमति, सबके समर्थन से, सबकी रजामंदी से। तो क्या हुआ? सबकी रजामंदी से, सबकी सहमति, सबने डिस्कस करके उनको राष्ट्रपति बनाया। यस, आपकी राय से उन लोगों ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू जी को चुन लिया। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। अब आपको पता है, राष्ट्रपति जब कोई बनता है देश का तो उसे राष्ट्रपति भवन मिलता है ना, बहुत सारी लग्जरियस उसको फैसिलिटीज मिलती हैं, इतना आलिशान भवन, इतना आलिशान उसके मतलब रहने का स्थान, उसके लिए मतलब सारे अनेक प्रकार की नई नई वस्तुएं, हर तरह की फैसिलिटी, ये सब कुछ दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अपने पूरे राष्ट्रपति, हेलो, किसी को अगर बोलना है तो माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑफ कीजिए। प्लीज चेक योर माइक एवरीवन। आदि, और मैम उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है पुलिस की। हाँ हाँ हाँ, उनकी सिक्योरिटी तो मिलेगी ना उनको, उनकी पूरी सेफ्टी रखी जाती है। क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होता है वो मेन होता है। अगर उसी के ऊपर मतलब कोई हमला कर दे, उसी को कोई मार दे तो क्या करेंगे फिर, है ना? पूरा देश बिखर जाएगा क्योंकि हमारा मुखिया ही नहीं रहा। तो इसलिए उनको विशेष प्रोटेक्शन दी जाती है। इस महान व्यक्तित्व तो सिक्योरिटी पीछे पीछे ही होती है उनके। यस बेटा, मैम वो तो सिक्योरिटी बैग लेकर घूमती है, वाटर प्रूफ हुआ मैम, बुलेट प्रूफ होता है। सॉरी, बहुत स्पेशल कमांडोज होते हैं ये, छोटे मोटे फौजी या कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होते, वो स्पेशल कमांडो होते हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है। देखने में लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है या मतलब उनको मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उतने अलर्ट होते हैं कि उनको अगर जरा से भी आहट कहीं से हो जाए तो उनको एकदम से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो इतने ज्यादा स्पेशल ट्रेन वाले कमांडो होते हैं। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। और ये ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी थे, इतने महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने जितने समय तक वो राष्ट्रपति रहे उतने समय के लिए राष्ट्रपति भवन की जितनी भी फैसिलिटी थी, जितनी भी उनको सुविधाएं दी जाती थी, उनका कभी अपने लिए प्राइवेटली अपने निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। उनको उन्होंने नकार दिया। अगर कोई राष्ट्रपति तो कितनी सारी फैसिलिटी उसे मिलेंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी निजी कारणों से उनका उपभोग नहीं किया, उनको कभी भी यूज नहीं किया। यह उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे और अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे। अब इतने बड़े राष्ट्रपति तो उनके लिए स्पेशल कुक भी लगेंगे ना, आलिशान भवन, आलिशान कमरे, बहुत कुछ उनको मिलेगा। लेकिन वो इतने ज्यादा साधारण थे, उनके जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक इतने बढ़िया थे, इतने उच्च थे, पराकाष्ठा मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का होना, तो वो इतने अधिक उच्च विचारों के थे या उनका लाइफस्टाइल इतना हाई था कि वो राष्ट्रपति काल में भी जब वो राष्ट्रपति थे तो हमेशा एक ही कमरे में रहते थे और केवल अपनी पत्नी के हाथों का बना ही खाना खाते थे। सिंपल सादा खाना ही खाते थे और वो भी केवल अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ, किसी कुक के हाथ का नहीं खाते थे, किसी को स्पेशल अपने काम के लिए नहीं लगाते थे। वो ऐसे निस्वार्थ राष्ट्र प्रेमी को शत शत प्रणाम। और इस तरह से बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र की सेवा करने वाले उस राष्ट्र प्रेमी को हमारा 100 बार प्रणाम है, हमारा 100 बार वंदन है। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी
किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का अपने लिए उपयोग नहीं किया। राष्ट्रपति पद पर थे, फिर भी उन्होंने किसी भी विशेष जो उनको सुविधाएं मिलती थी एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कभी भी उनका अपने निजी कारणों से उपभोग नहीं किया, उनका यूज नहीं किया। वे स्वयं रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते थे, लग्जरियस गाड़ियों में नहीं यहाँ से वहां जाते थे। वो हमेशा कहाँ ट्रेवल करते थे? साधारण रेलवे में, साधारण रेल के डिब्बे में, सामान्य श्रेणी यानी जनरल डिब्बे में, है ना। अगर कोई बोले तो वो फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं, सेकंड में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन वो जनरल डिब्बे में ही सफर किया करते थे जब भी उन्हें यहाँ से वहां कहीं आना जाना होता था दूर। जनसंपर्क में रहना और आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत भाता था। जनसंपर्क यानी जनसंपर्क मैम मैम सादे लोगों से बात करना। लोगों को जनसंपर्क मतलब आम लोगों के बीच में रहना ना, आम लोगों से जुड़े हुए रहना। जन मतलब लोग, संपर्क मतलब उनके टच में रहना, तो उन्हें ये बहुत पसंद था। आम लोगों के बीच में रहना, आम लोगों के टच में रहना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वे हमेशा आम लोगों से मुलाकात करने के लिए हमेशा जनरल डिब्बे में ही सफर करते थे। ये जनरल डिब्बे में कौन सफर करता है? आम पब्लिक। बड़े बड़े मतलब ऑफिसर या फिर बड़े बड़े सेठ वगैरह ये तो जाते नहीं सामान्य श्रेणी में, साधारण डिब्बों में, उसमें कौन होगा? आम पब्लिक। तो उन्हें ये बहुत भाता था, भाता यानी उन्हें बहुत पसंद आता था, उन्हें ये अच्छा लगता था लोगों के साथ में रहना। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और उनके ऊपर सबसे बेस्ट जो उनकी पुस्तक बताते हैं वो है उनकी अपने ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी, आत्मकथा, है ना। तथा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। और उनकी दो और पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? चंपारण में सत्याग्रह और बापू के कदमों में। ये किताबें भी इतनी ज्यादा डिस्क्राइब करने वाली, इतनी बढ़िया किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने कि वो ज्यादातर लोग जो है उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अभी तक आप मतलब देखेंगे तो ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार चुने। क्या और भी चुना गया कोई 2 बार राष्ट्रपति? कोई और भी चुना गया कभी? नो मैम। 2 बार राष्ट्रपति चुना जाना यार, दैट मीन्स कितने सालों के लिए बने वो राष्ट्रपति? 10 साल। 10 साल। देख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनका कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, लेकिन एक बार का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये फिर से चुने गए और दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने पूरे 2 बार राष्ट्रपति पद को संभाला है। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ये भारत रत्न ना, तो इससे उन्हें सम्मानित किया गया, जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार थे और ये उन्हें मिलना ही चाहिए था। उनके लिए वो बहुत कैपेबल थे, उनको ये उपाधि मिलनी ही चाहिए थी। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी यह लीला समाप्त होने के साथ एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। दैट मीन्स 28 फरवरी 1963 को पटना में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया, इनका देहांत हो गया और एक महान, एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो है वो इस संसार से विदा ले ली। अगर मेरा मानना ये, अगर वो आगे भी जीवित रहते तो शायद वो तीसरी बार के भी राष्ट्रपति बन ही जाते। बनते कि नहीं बनते? बन ही जाते ना। मैं तो बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे अच्छे मैम इंसान होते हैं, मैम वो अमर क्यों नहीं होते? बेटा, हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो इसलिए हम लोग अमर नहीं हो सकते। अगर जन्म लिया तो मृत्यु तो अटल ही है, मृत्यु ही एक सत्य है जो कभी ना कभी तो आना ही है। ये बात अलग है, कोई कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कोई बहुत अधिक बूढ़े होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक लेख का लिखा हुआ, बोल सकते हैं विधान का लिखा हुआ ही है कि हर किसी की मृत्यु तो निश्चित ही है, वो पहले से लिखवा के लाए हैं। हम अमर हो ही नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बढ़िया काम करने वाला क्यों ना हो, वो अमर नहीं हो सकता। भगवान को भी तो अच्छे लोगों की जरूरत है, भगवान के वहां पे भी तो कमी पड़ जाती होगी ना अच्छे लोगों की।
इसलिए वो वापस बुला लेते हैं ऐसे लोगों को। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिया था मैंने, आप लोगों ने किया है? किस किसने किया है ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न? ये जो मैंने 3 पैसेज दिया था अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, पेज नंबर 46 पे। मैम नोटबुक में होमवर्क दी, रफ नोटबुक में दिया था मैंने। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? नो मैम। तो आज जो होमवर्क है उसके साथ में इसे भी लिखेंगे। यस मैम, यस मैम। और वापस कलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं किए तो कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नोटबुक ओनली। चलिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काव्या। मैम राजेंद्र प्रसाद। यू आर काव्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे देते हैं आंसर। मैम आप हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेट बेटा, आप सुनते क्यों नहीं हो? इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों है? सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से बच्चे आंसर जानते हैं। लेट देम गिव द आंसर। वेट। काव्या, राजेंद्र बाबू के माता पिता का नाम बताइए। राजेंद्र बाबू के माता पिता का नाम बताइए। राजेंद्र बाबू के माता की, हाँ, अरे कितनी देर लगेगी? काव्या, देख के ही बोलना है, कितनी देर लगती है उसमें? काव्या, ओके, कौन बताएगा? और कुसुम, आर यू देयर? यस कुसुम। यस मैम। बताइए, बताइए सेकंड का आंसर। यस मैम। राजेंद्र बाबू के माता का नाम कमलेश्वरी देवी था और पिता का नाम अनायास जी था। ओए, क्या बोल रहे हो? क्या नाम था उनके पिता का? बाकी बताएंगे, कौन बताएगा? मैं बोलूं? महादेव सहाय। यस, महादेव सहाय। यस। राजेंद्र प्रसाद ने किस आयु से मदरसा जाना आरंभ कर दिया? कौन सी आयु में कर दिया था? आई नो, may I tell? नो काव्या, आपकी टर्न चली गई है। अब और कोई? आशु शर्मा। आशु शर्मा, आशु। मेरी बारी। अब बोलो आंसर, बोलो इसका। आशु बोलेगा अभी। नेक्स्ट आपका है आदि, नेक्स्ट आप बोलेंगे। आशु अभी आंसर देगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने किस आयु से मदरसा जाना प्रारंभ कर दिया? बेटा आप लोगों क्यों इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये तो याद ही है सबको। आशु, कोई प्रॉब्लम है बेटा? I know. आशु, आशु, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। 5 वर्ष। यस बेटा, यस। तो पूरा बोलेंगे ना? राजेंद्र प्रसाद जी ने 5 वर्ष की आयु से मदरसा प्रारंभ कर दिया। यस। आदि, द लास्ट वन। राजेंद्र बाबू ने वर्ष 1914 में सामाजिक कल्याण का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? मैंने आज भी डिस्कस किया, आज क्लास लगने से पहले। कौन सा कार्य था वो? कौन बताएगा? 1914 में
मैम made a full answer. यस बेटा वो बोल रहा है, बोलने दो ना 1 मिनट। यस बेटा बोलिए। बंगाल मैम बंगाल में और बिहार में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों को भोजन और कपड़ा देने कपड़े और भोजन देना शुरू कर दिया था, इंदिरा देख कर दिया था, देने महत्वपूर्ण कार्य किया था ना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है एंड क्वेश्चन नंबर 1 इन योर फेयर नोटबुक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, ma'am. I'm to write more बाय बाय बेटा। Hello.